हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 10। देखते देखते लेक्चर नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और लेक्चर नंबर 10 के साथ हम लोग आज एंड करने वाले हैं कंडक्टर के सारे प्रॉपर्टीज जो आपको एनसीईआरटी में काफी शॉर्ट करके रखी है। हमने काफी इसको नीट और जेईई मेंस लेवल तक काफी एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक को हमने कवर किया। मैं बेटा आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है लेक्चर लंबी हो जाए, हो सकता है आपका कंटेंट लंबी हो जाए, लेकिन मैं क्वालिटी से मैं कंप्रोमाइज कभी नहीं कर सकता। मुझे 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बनाने पड़ जाए। मैं जानता था कि मैं 5 या 6 वीडियो में मैं इसको कवर कर सकता था, बट आपके लिए हमने इस वीडियो को लेंदी किया। मैंने टोटल नंबर्स ऑफ लेक्चर 10 किए। तो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग कंप्लीट लेक्चर जो है कंडक्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस। और हम लोग इसी के साथ फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पे तबातोड़ हमला करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देर किस बात को, मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RCP, और हम लोग सीख रहे हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हमने क्या लाया है आपके लिए? तो आज हमने लाया है अर्थिंग। तो लास्ट लेक्चर में बेटे हम कवर नहीं कर पाए थे अर्थिंग, तो आज वो टाइम आ चुका है अर्थिंग को करने का। तो अर्थिंग करेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी हम लोग सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी लास्ट कुछ ईयर से जेईई में पूछे जा चुके हैं सवाल। इसके बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, वो हम लोग सीख लेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कॉन्सेप्चुअल सवाल को बिना सॉल्व किए हुए आप कैसे डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग लेक्चर्स होने वाली है, तो आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिएगा। और सबसे लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट जो होता है वो बेसिकली हमें इशारा करता है कि आप कैपेसिटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 11 जो होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा कि चल रहा है लेक्चर नंबर 10 और ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 आता है और इसमें हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं उसको भी फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, उसको भी फिजिक्स समझा सकता हूँ जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो जिंदगी से बिल्कुल हार चुका है, वो मान चुका है फिजिक्स बहुत टफ है। तो आप आइए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको भी फिजिक्स सिखा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आपको बिलीव नहीं है तो आप हमारे चैनल से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, कितनी आसानी वे में, कितनी इजी वे में मैंने उसको पढ़ाया है। और इतना ही पढ़ाया ही नहीं, उसके साथ साथ में मैंने बहुत अच्छे लेवल की, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल की मैंने डीपीपी भी अरेंज कराई है। तो देर किस बात की, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीछे वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां से देख सकते हैं कि डीपीपी कैसी होती है। इस वीडियो के भी डीपीपी होंगे, आप चिंता ना करें। तो आप पढ़ाई करें और सेफ रहें, घर पे रहें, अच्छे से इंजॉय करें अपने लाइफ को। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम अर्थिंग को कवर करते हैं। तो अर्थिंग का नाम सुना होगा, जनरली ये मिलता जुलता भाषा है, आपके घरों में भी करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग हमें जनरली जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन अप्लायंसेस पे, अप्लायंसेस का मतलब कि आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में मोटर है, उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन को अर्थ की तरफ भेज देता है। वैसे चीजों, ऐसे फिनोमेना अर्थिंग कहलाती है। अर्थिंग में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास मोटर है, क्या है मोटर, मोटर आप लोगों ने देखा है, मोटर किसी भी तरीके के हो सकती है। तो जो हायर वोल्टेज से चलने वाली मोटर जो होती है, बड़े बड़े मशीनों में जो लगे रहते हैं, तो उसमें होता है कि दो जो वायर होते हैं, दो जो वायर होते हैं वो बेटा पोल पर से आती है, ट्रांसफॉर्मर से। ऐसा मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर से दो वायर आती है। अब उसमें से एक वायर मोटर से और भी होती है, जो कि आपको प्लग में कुछ जो 5 पिन जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर अपने अपने लैंग्वेज में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके की होती है। इसमें पिन ऐसे लगा देते हैं। तो इसमें से ये जो वाला जो पॉइंट होता है वो जनरली अर्थिंग के लिए होता है। इसका कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है अर्थ से। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, मोटर पर से एक्सेस इलेक्ट्रॉन को
कहाँ भेज देता है? अर्थ की तरफ। कहाँ भेज देता है? इससे ये ऐसे कनेक्टेड होती है, एक वायर तो इसमें कनेक्ट हो गया, एक वायर इसमें कनेक्ट हो गया। एक वायर जो होती है वो अर्थिंग के सहारे कनेक्टेड होती है, और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस मोटर पर, वो चले जाता है डायरेक्टली कहाँ? अर्थ में। अगर आप अर्थ नहीं करो, अगर इस कनेक्शन नहीं कट कर दो, तो अगर आप मोटर को टच करोगे तो आपको एक शॉक लग सकती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो शॉकिंग है वो ऐसे टच किया, वो इलेक्ट्रॉन हाथ के सहारे पूरे बॉडी में, और बॉडी के सहारे पूरे अर्थ में चले जाती है पैर के थ्रू। अब तुम ऐसा बात पूछ लो कि सर चप्पल पहने रहे तो क्या होगा, शूज पहने रहेंगे, तो उस केस की नहीं बात करूँ। जब आप विदाउट शूज पहने रहे हो और उसको टच करो, तो वही इलेक्ट्रॉन जो है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है, आपके बॉडी के हेल्प से वो चले जाएंगे अर्थ में। तभी तो कहा जाता है जब अर्थ में जब जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको एक करंट फील होगा, और वो करंट बहुत ही खतरनाक होती है। करंट कैसे होती है? बहुत ही खतरनाक होती है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो जनरली एडवाइस दिया जाता है कि भैया आप शूज पहन लीजिए। अगर शूज नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है शूज खरीदने के लिए, तो आप चप्पल पहन लीजिए। और चप्पल भी नहीं खरीदने के लिए पैसे, तो आप लकड़ी ले लीजिए, कोई सा भी लकड़ी, और लकड़ी पे बैठ जाइए या फिर लकड़ी पे खड़ा हो जाइए। दैट इज इंसुलेटर। लकड़ी जाए इंसुलेटर, एंड चप्पल इज आल्सो इंसुलेटर, एंड शूज इज आल्सो इंसुलेटर। तो अगर आप तीनों में से कोई एक चीज और भी अदर इन थिंग्स हो सकते हैं जो इंसुलेटर हैं, अगर उसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी काम करते हो, तो अगर आपके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आता भी है तो फ्लो नहीं हो पाएगा धरती की तरफ, अर्थ की तरफ। और अगर फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि आपके बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होता आपको झटका फील नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि झटका फील नहीं होता है, बहुत सारे केसेज हैं इसके ब्रॉड कहानी है, मतलब मैं डीपली में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। और आपने इस कहानी से आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि अर्थिंग को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है चार्ज को फ्लो कराना, चार्ज को फ्लो कराना, और फ्लो कराना इन द सेंस ऑफ इनसाइड द अर्थ और ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यानी कि अर्थिंग को हम लोग यूज करते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस चार्जेस को फ्लो कराने के लिए। अब अर्थ जो है, हमारी धरती माता जो अर्थ है, वो एक विशाल है, मतलब बहुत लार्ज है। तो उससे आप इलेक्ट्रॉन ले भी लो या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे भी दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप उसको, उस धरती माता को इलेक्ट्रॉन ले भी लो उससे या फिर इलेक्ट्रॉन उसको दे भी दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको? अर्थ को। अब अर्थ को फर्क पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा, जनरली इसकी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें ये एज्यूम करना होता है कि अर्थ को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले भी लें तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साला अर्थ का पोटेंशियल होता कितना है, अर्थ का पोटेंशियल होता कितना है? तो भाई साहब, अर्थ की पोटेंशियल 0 मानी गई है। अर्थ को पोटेंशियल क्या मानी गई है? 0। तो हम इस बात को थोड़ी बहुत लिखेंगे कि और भी समझाएंगे कि क्यों अर्थ के पोटेंशियल को 0 माना गया है, वो भी चीजों को देखेंगे। तो अर्थ, सबसे पहली बात, अर्थ इज एज्यूम टू बी एट 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल। तो अर्थ को क्या माना गया? 0 पोटेंशियल माना गया। और इसको जैसे कि कोई बॉडी है इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं अपने अर्थ से। ये अर्थ है हमारा, और ये जनरल बॉडी है कोई सा भी। तो बोला गया कि अर्थिंग का एक साइन सिंबल बनाया गया। तो हर बार आप अर्थ ऐसे नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके और इस तरीके से ऐसे आप सिंबल बना सकते हो। अर्थिंग का ऐसा सिंबल, अर्थिंग का ऐसा सिंबल तो बना दिया। ये जनरल बॉडी, जो भी अपना जनरल बॉडी कुछ इस तरीके से।
अब देखो, अगर किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है भैया, आप इसको रट लो कि अगर किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्योंकि इतनी विशाल अर्थ है ना, इतनी बहुत बड़ी अर्थ है। तो आप ये छोटे छोटे बॉडी को उससे कनेक्ट अगर कर दो तो उसकी पोटेंशियल क्या होगा? किसकी पोटेंशियल? इस बॉडी का पोटेंशियल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। समझ रहे हो? इस बॉडी का पोटेंशियल भी क्या बन जाता है? 0, क्योंकि इसका रेडियस देखो ना कितना कम है, इसका अर्थ का रेडियस सोचो ना कितना ज्यादा है, उससे कंपेयर में इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा है कि ये उसमें मिल जाए। तो भैया मिल जाने का मतलब क्या होगा कि इसका भैया पोटेंशियल 0 है, उसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ लेंगे कि भैया ऐसा क्यों होता है कि अर्थ, if a body is earthing, if a body is earthing, it means potential of body, it means potential of body becomes 0। अगर किसी बॉडी को अर्थिंग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? 0 पोटेंशियल पे कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब तो ये तो बहुत आसान सा है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ से तो चार्ज का क्या मामला होता है, उसको भी समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। ये इसका सिंबल है कि भैया अर्थिंग का मतलब होता है सिंबल ये। और आपके माइंड में एक ही बात होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या बन जाता है? 0। अगर किसी बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या बनता है बेटा? 0 बनता है। इसको हटा दूं। आपको YouTube पे 1000 ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें फिजिक्स टीचर पढ़ाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। जो हैं रियल हीरो, जो टीचर हैं वो रियल चीज़ें पढ़ाते हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपको खूब रोएंगे धोएंगे कि भैया मेरा ये है, इमोशनल करेंगे, कंटेंट दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचिए। ये चीज़ें बहुत ही बेहद खतरनाक होती है कि आपको इमोशनल किए जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। कुछ टीचर हैं ऐसे यूट्यूब पे जो महान है, उन्होंने महान एम्पायर भी खड़ा किया है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे टीचरों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बट कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस 5 मिनट पढ़ाया, हाँ हेलो ये है वो है ये है। ऐसी चीज़ से हमेशा बच के रहो। पूरा इमोशनल कर दे रहे हैं, बच्चे लोग इमोशनल हो भी रहे हैं, रो रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप बच के रहिए। रियल कहानी, रियल कंटेंट की तलाश कीजिए। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, बहुत सारे फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे। आप रियल कंटेंट को पकड़िए और कहीं से पढ़िए। आप हमसे पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। हमसे नहीं पढ़िए, वो भी अच्छी बात है। आपको जहाँ समझ में आती है वहाँ पे पढ़िए। मैं बिल्कुल आपको फोर्सली नहीं करता हूँ कि आप हमारे चैनल से नहीं पढ़िए, है कि नहीं? तो चलिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं क्या समझा रहा हूँ आप वो समझ रहे होंगे, है कि नहीं? तो और भी आगे पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए कि एक कंडक्टर है, उसका रेडियस है r और उसको कर दिया हमने अर्थिंग, इस पे चार्ज है मान लीजिए कैपिटल Q। अब तुम बताओ, अर्थिंग करोगे तो इसकी भी पोटेंशियल क्या बन जाएगी? 0। इसकी पोटेंशियल क्या बन जाएगी? 0। पक्का है 0 बनेगा। जब 0 बनेगा तो होगा क्या कि इसका जो है चार्ज कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। इसका चार्ज कुछ ना कुछ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? आई डोंट नो। कितना ट्रांसफर होगा? आई डोंट नो। तो देखते हैं कितना ट्रांसफर होगा। मान लीजिए कि इसमें हमारा स्मॉल q चला गया। कितना चला गया? स्मॉल q चला गया। इस पे क्या बचेगा? फाइनल चार्ज क्या बचेगा? इस पे फाइनल चार्ज बचेगा q माइनस वन स्मॉल q। अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल इसका कितना बन जाएगा? q माइनस वन स्मॉल q अपोन में r इज इक्वल टू में 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू में q। मतलब क्या हो गया कि टोटल चार्ज ट्रांसफर हो। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर टू दी अर्थ। अब जानते हो मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग क्या समझ लिए कि इसका मतलब ये हुआ, ये फाइनल पोटेंशियल है भाई साहब। मतलब फाइनल पोटेंशियल मतलब कि उसकी पोटेंशियल 0 होगी। 0 कब होगी?
जीरो कब होगी? क्यू क्या है कि आप मान लीजिए, हम थोड़ी ना जानते थे कि टोटल की टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी, हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू जो है क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो उस पर चार्ज बचेगा कितना? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब जो बचेगा तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? क्या रहेगा पोटेंशियल? वो जीरो रहेगा। ये क्योंकि अर्थिंग का ये कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? अर्थिंग का। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग क्या मान लेते हो कि अर्थिंग का मतलब होता है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाए। आप मानते हो, हम नहीं मानते। आप क्या मानते हो कि अर्थिंग का मतलब होता है कि टोटल चार्ज क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बकवास सा कॉन्सेप्ट है और ये कोई इसका रोल फिलहाल है नहीं ऐसे कॉन्सेप्ट में। क्यों? ये जरूरी नहीं होता है कि अर्थिंग का मतलब कि टोटल के टोटल चार्ज ट्रांसफर हो। रियल में जब ये कंडक्टर आइसोलेट है, ये कंडक्टर कैसा है? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या हो गया? इसके आसपास में कोई चार्ज नहीं। अगर ये आइसोलेट होगा, अगर ये कैसा होगा? आइसोलेटेड कंडक्टर अगर होगा, तब तो टोटल का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। कब होगा? तो आइसोलेटेड कंडक्टर होगा तब टोटल के टोटल चार्ज अर्थ के तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपके मन में ये एक्साइटमेंट हो रहा होगा, सर ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा कौन सा केस है जिसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल के टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है? क्या एक्साइटमेंट है इस बात को जानने के लिए? फिजिक्स में हम लोग हल्ला बोल रहे हैं, हल्ला बोल फिजिक्स है, पूरी की पूरी फिजिक्स हम समझ में आए, मजा आने वाला है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए कि भैया आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए टोटल के टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी अर्थ में। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं हो तो क्या होता होगा, उसको देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको हटा दे रहे हैं, तो नोट कर लिया, हटा दूं। अब देखो एक केसेस बता रहा हूं। जैसे देखो, ये है कंडक्टर, कैपिटल क्यू है, मान लीजिए कि यहाँ पर भी, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, अब नहीं स्मॉल क्यू रख दिया, ठीक है। इसकी रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ रेडियस जो है वो इसमें। अब इसको कर दिया आपने अर्थिंग, इसको कर दिया आपने, क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अब जो है अर्थिंग तो कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि फाइनल चार्ज इस पे निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल चार्ज। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है कि अगर किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या बनता है? जीरो बनता है। उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या बनता है बेटा? जीरो बनता है। तो चलिए मान लीजिए क्या स्मॉल क्यू ट्रांसफर हो गया, तो जब स्मॉल क्यू ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना बच जाएगा? क्यू माइनस में क्यू। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये चार्ज बचेगा, चार्ज बचेगा, बचेगा कि बेचेगा? बचेगा भाई, बचेगा, क्या बच गया? तो क्यू माइनस क्यू। अब तुम इसकी पोटेंशियल लिखो तो के क्यू माइनस में क्यू अपॉन में आर। क्या और भी कोई पोटेंशियल देने वाला है? क्या और भी कोई पोटेंशियल देने वाला है? बोलोगे कि हाँ। अच्छा, ये क्यू ट्रांसफर कर दिया ना, मान लीजिए इसको हम ना कैपिटल क्यू रख देते, टू क्यू रख देते हैं, है ना, तो क्या हमने क्यू क्यू मान लिया, तो हमने इसको टू क्यू कर दिया माइनस में क्यू। क्या इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे कुछ कुछ होगा? सोचो सोचो, क्या इसका भी पोटेंशियल यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा टू क्यू का? तेरा आंसर हाँ होगा क्या? हाँ सर, कुछ दूरी है तो पक्का होगा। तो कितना होगा? तो प्लस में के माइनस में टू क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू में जीरो। देखो उस कंडक्टर का पोटेंशियल ये आया। उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या बाहरी चार्जेस के कारण भी हो सकते हैं कुछ ना कुछ? उस पॉइंट पर जहां पर कनेक्ट किया गया है उस पॉइंट का, उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो है। तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल एक तो खुद है, और क्या दूसरे के वजह से भी वहां पे पोटेंशियल है कि नहीं? दूसरे के वजह से बोले हाँ यार है। अब बताओ, क्या तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आता है? देखते हैं। के कैंसिल आउट हो गया, के क्या हो गया? कैंसिल आउट। तब इसको सॉल्व करो तो क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस में क्यू अपॉन में स्मॉल आर माइनस में टू क्यू अपॉन में स्मॉल आर इज इक्वल टू में जीरो। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू को हम उधर कर देते हैं, तो क्यू अपॉन में आर माइनस में टू क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस में क्यू अपॉन में, सॉरी प्लस का क्यू अपॉन में आर। यहाँ से जब क्यू निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर चार्ज जो है
वो सारे के सारे चार्ज ट्रांसफर नहीं हुए। Q इजिकल टू क्या कैपिटल Q आया क्या? Q इजिकल टू कैपिटल Q आया क्या? नहीं आया। Q इजिकल टू कैपिटल Q नहीं आया। इसका तो टोटल के चार्ज ट्रांसफर नहीं। तो भैया ये कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं समझ रहे हो भैया? ये कॉन्सेप्ट है बहना मेरे, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंडक्टर को जब हम अर्थिंग करते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है। उस कंडक्टर क्या होता है? जीरो, पोटेंशियल। और पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि टोटल के टोटल चार्ज अर्थ के तरफ में ट्रांसफर हो। टोटल के टोटल चार्ज अर्थ की तरफ में ट्रांसफर हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अर्थ उसको, उस कंडक्टर की पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, जीरो को बनाने के लिए चार्ज दे भी सकता है, कंडक्टर को दे सकता है, और चार्ज ले भी सकता है कंडक्टर से। चार्ज दे भी सकता है कंडक्टर को और चार्ज ले भी सकता है कंडक्टर। तो दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लीज नोट डाउन ऑन योर कॉपी। हैव यू एनी कॉपी एंड पेन? नो नो, आई नो कि यू हैव नो एनी कॉपी पेन। यस यस, कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स यार। मैं समझता हूँ तेरी भावनाओं को, मैं कद्र करता हूँ आपकी इस हिम्मत को कि बिना कॉपी पेन लिए हुए आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए। शाबाश। तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। अर्थिंग डज नॉट अर्थ, सिंपल सा, सिंपल सा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, हटा दूं। तो अर्थिंग पे सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि अर्थिंग किस तरीके से काम करता है। देखिए, एक कंडक्टर है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर है, रेडियस r है, इस पे चार्ज मैंने दे दिया है -q, इस पे चार्ज दे दिया 3q, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये कैसे सिचुएशन है? इनिशियल, r है और 2r रेडियस है। अब हमने इस वाले पोर्शन को कर दिया है अर्थिंग, तो बोलता है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन इनर कंडक्टर, इनर सेल लिख देता हूं। तेरे मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं या ना। सबसे ये कॉमन मिस्टेक्स होती है कि बच्चे लोग ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, गलती कर देंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब तक सवाल में नहीं पूछता है ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, जब तक आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मत समझना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आंसर आ जाएंगे। क्या किया है? अर्थिंग किया है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सोचो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल या फिर दुनिया के सारे का पोटेंशियल जीरो हो जाए। क्या कहता है? कहता है कि जिसको कनेक्ट करोगे, अर्थिंग करोगे, उसका पोटेंशियल जीरो हो। तो मान लीजिए कि फाइनल चार्ज इस पे कितना आ गया? Q आ गया। फाइनल चार्ज कितना आ गया? Q आ गया। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ में R। क्या कोई और है जो पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करेगा? हाँ, एक ये है 3Q। तो प्लस में पोटेंशियल लिखने के लिए सिखाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लेक्चर नंबर 9 को देखिए। तो जब इसका पोटेंशियल बाहरी वाले सेल के कारण लिखो तो लिखो K इंटू में 3Q अपॉन में 2R इज इक्वल टू में 0। अब R ने R को मार दिया, K ने K को मार दिया, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस में 3Q बाई में 2। तो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द इनर सेल। अब माइनस Q नहीं रहा,
पहले था माइनस क्यू, पहले था माइनस, बाद में कितना हो गया, माइनस में 3 क्यू में 2। तो अर्थ में चार्जेस गई है, सोचो माइनस क्यू था और फाइनल बन गया, पहले देखो माइनस क्यू था और फाइनल बन गया माइनस 1.5 क्यू। सोचो सोचो, पहले कितना था माइनस क्यू, अर्थिंग करने के बाद फाइनल चार्ज उस पर कितना आ गया, -3 क्यू मतलब 1.5। सोचो कि अर्थ में चार्ज चली गई, सोच रहे हो कितना चली गई, 0.5 क्यू, पहले तो माइनस क्यू है, -0.5 क्यू चला गया, माइनस में 0.5 क्यू चला गया, चाहे ऐसे 0.5 क्यू निकल आया, उससे माइनस नहीं, उससे निकल गया, माइनस क्यू था उससे 0.5 क्यू और बाहर निकला, तो अर्थ को ट्रांसफर कितना हो गया, 0.5, मतलब Q/2 अर्थ को ट्रांसफर। सिंपल सा है यार, ये माइनस क्यू था और -Q/2 तुम उससे निकाल लिया, Q/2 बाहर निकाल लिया, तो कितना होगा, -3Q/2 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो यानी कि इस पे चार्ज फाइनल आ गया 1.5Q, माइनस का 1.5, बस। अब चाहो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस पे -1.5Q आए तो इस पे कितना आ जाएगा, 1.5Q, बाहर कितना आ जाएगा, -1.5Q, और पहले कितना था 3Q, और 3Q -1.5Q करते रहो, तो बचा कितना, 1.5Q आ जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इजी, मतलब मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नहीं था, ये तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए बता दिया, मेन था मेरा ये वाला आंसर। क्या समझ में आ रहा है, क्या ऐसे सवाल आपको देख के डर लगता है या नहीं लगता, लगता है, मुझे तो डर लगता है भाई, मैं ऑनेस्टी बोल रहा हूँ, मुझे डर लगता है। मैं तो क्वेश्चन देखता था अपने 11th-12th में, देखता वो ऐसा अर्थिंग, स्किप कर छोड़ देता था। अब थोड़ा ठीक है, पढ़ने से थोड़ा हो गया है, मेहनत करके हो गया है, आप भी मेहनत करो तो आपसे क्यों नहीं हो। मैं तो मान के चलता हूँ कि आप गधेरे हो, आपको आता ही नहीं कुछ, मैं तो बिल्कुल मान के चलता हूँ आपको नहीं कुछ आता है, मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें बोलता हूँ। अच्छे स्टूडेंट तो बोलेंगे यार यार क्या मास्टर बोल रहा है यार, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, ये सब चीजें बता रहा हूँ, तो शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। ये देखो, अच्छा ये करने की क्या जरूरत है, ये बता, मैं ये माना ना कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो ये करने की क्या जरूरत है। मैं बोलते क्या भैया माइनस क्यू है, -3Q/2 है, तो ऑब्वियस बात है Q/2 चला गया होगा। अब सोचो ये लाइन बोलने से क्या तुमको समझ में आता, आता नहीं आता ना, नहीं आता। तो बहुत बेसिक चीजें सोचता हूँ, तभी तो मैं बोलता हूँ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको फायदा ही फायदा है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और एक और सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा टफ लेवल का, थोड़ा सा लेवल टफ करता हूँ, देखो कैसे। चलिए तो एक और सवाल करते हैं, यहाँ पर ये है, ये है और ये है, बताओ किसकी अर्थिंग कर दूं। चलो इस पे ले लिया Q, इस पे ले लिया 2Q, इस पे ले लिया 3Q, देखो कितना मतलब अपने आप सवाल बन जाएंगे, R 2R 3R, बताओ किसको अर्थिंग कर दूं। तुम बोलोगे सर आप तो यूट्यूब पे हो, आप तो जिसको मन होगा उसको अर्थिंग कर दोगे, मैं भी बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ चलो मैं अपने मन से तो ऑनेस्टी बोल रहा हूँ, अपने मन से कोई सा भी अर्थिंग कर देता हूँ, है ना। तो इसको कर देते हैं अर्थिंग, क्या बोलते हो, कर दूं इसको, तो इस पे अर्थिंग कर। अब मैं पूछ रहा हूं कि फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, अरे मैं मानता हूं यार मेरी इंग्लिश सही नहीं है, ठीक है, आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना है, क्या तुम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस सरफेस को अर्थिंग करोगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ना कि आसपास वाले आजू बाजू वाला का पोटेंशियल जीरो होगा, समझ रहे हो। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आप कर लिए होंगे मैं मानता हूं, कर लिया क्या आपने, कर लिया क्या, हाँ बिल्कुल सही आपने कर लिया। चलिए मैं करता हूँ, मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू आ गया, तो KQ/में 3R, KQ/में 3R प्लस में K2Q/में 3R प्लस में KQ/में 3R, क्या पोटेंशियल आपको लिखने आता है, 3 ने 3 को मार दिया, K ने K को मार दिया,
तो Q इज इक्वल टू प्लस में 3Q इज इक्वल टू में 0 और Q इज इक्वल टू माइनस में 3Q। वाह, क्या सोचा था, क्या हो गया, Q हो गया उस पर कितना, -3। तो फाइनल चार्ज उस पर बना -3Q। फाइनल चार्ज उस पर कितना आएगा, -3Q चार्ज आएगा। चाहते तो मैं बीच वाले को भी अर्थिंग कर देता, चाहते तो बीच वाला को भी अर्थिंग कर देता। तो आप घर पे सॉल्व करना कि सवाल यही है, और बीच वाले अर्थिंग को करने पर बताओ सेकंड वाले स्फीयर पे क्या चार्ज आ जाएगी। बीच वाले को अर्थिंग करने पर सेकंड वाला स्फीयर पे क्या चार्ज आ जाएगी, आप खुद से करने की कोशिश करना, और हो सके तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें। हो सके तो इसका आंसर किस में डाल देना, कमेंट बॉक्स में, मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा कितना आया। ओके, इसको हटाते हैं। तो चलिए, ये थे पूरी कहानी सेल कंडक्टर। इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक और है जो मैं बता देता हूँ, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और इससे क्या कहानियां होती है वो भी सीख लेते हैं। लास्ट है तो कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कैविटी। तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल देते हैं। अगर ये कंडक्टर होता तब तो सब जगह 0 होती, कंडक्टर होता तो अंदर में क्या होता, 0 होता। लेकिन कंडक्टर है नहीं, ये कुछ मटेरियल इंसुलेटर है, और यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक कैविटी हमने बना दिया है, और कुछ इस तरीके से। अगर आपको मान लीजिए हमको कैविटी में, ऐसे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, उस पॉइंट P पॉइंट, कहाँ पर, P पॉइंट पर निकालो इलेक्ट्रिक। तो निकालने का तरीका इसका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं हिंट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ऐसे सवाल आएंगे तो आप खुद से भी कर सकते हो। इसको 2 स्फीयर मान, एक तो ये छोटे से स्फीयर और एक ये बड़े से स्फीयर। इसका चार्ज डेंसिटी रो मान लो। आप ऐसा मानो कि पूरे में रो है, जबकि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, इस पे प्लस रो और माइनस रो दोनों में चार्ज डेंसिटी, समझ रहे हो, प्लस रो भी मानो और माइनस रो भी मानो। अब सोचो कि माइनस रो नहीं है, तो क्या सब प्लस रो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई। अगर सोच लो कि माइनस रो नहीं है तो क्या सब प्लस रो दिखाई देगा हर जगह, मतलब एक कंडक्टर है, फुल कंडक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इवन मान लीजिए। अब दूसरे वाले जो माइनस रो है उसके कारण तो इधर आएगा, तो नेट क्या बन जाएगा, E1 माइनस V2, चाहे E2 माइनस V1 हो गया। बस यही है। रेडियस मान लो, अरे तुमको नहीं आता है क्या, एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज है, बताओ x दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सब तो बताया हूँ ना, उस तरीके से आप निकाल सकते। खैर ये सब एडवांस की बातें हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं कैविटी के अंदर में कैसे निकालते हैं। तो कैविटी के अंदर में निकालने के लिए हम एक स्फीयर बना लेते हैं, अभी बनाया भी था, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैविटी है, चार्जेज हर जगह पे हैं, लेकिन उस कैविटी में नहीं है, ठीक है, उस कैविटी में नहीं है। इसके सेंटर उसके सेंटर के बीच की दूरी जो है वो r है, इसके सेंटर उसके सेंटर के बीच की दूरी कितना r, और इस पॉइंट पर हमको निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक। मान लेते हैं कि इस वाले सेंटर से उसकी दूरी L1 है और इस वाले सेंटर से उसकी दूरी L2। क्या बात है, समझ में आ गई। L1 किससे दूरी है, बड़े वाले सेंटर से, L2 किसकी दूरी है, छोटे वाले सेंटर से। अब अगर आप इस स्फीयर को देखोगे, बड़े वाला स्फीयर के, तो P पॉइंट जो है उस स्फीयर के अंदर में, क्यों, P पॉइंट भी उस स्फीयर के अंदर में। अगर तुम बड़े वाला स्फीयर को देखोगे तब, और अगर छोटे वाले स्फीयर को देखोगे तब, इसमें भी वो पॉइंट P उसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मान लीजिए कि चार्ज डेंसिटी रो हर जगह पे है,
रो मतलब चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी एक ही तरीका है, चार्ज डेंसिटी रो जो है वो हर जगह पे। तो यहाँ पर भी रो है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस रो भी मान लिया और माइनस रो भी मान लिया, तो फाइनल तो क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब है कभी की। तो इसमें प्लस रो भी माना है, प्लस रो भी माना है और माइनस रो भी माना है। तो प्लस रो के कारण निकाल लेंगे, माइनस रो के माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट कि आप प्लस रो भी मान रहे हो और माइनस रो भी मान रहे हो, और प्लस और माइनस कर दो एक दूसरे को। बात अब ये है कि अगर एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज कुछ था, पहले जो हमने बताया है कि Q था, तो R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो वो होता था KQ अपॉन में R अपॉन में R का Q। तुम्हें पता नहीं याद है या नहीं है, होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Q को क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R का Q लिख सकते हैं क्या, बोलो, डेंसिटी इंटू में बोलो, मास आता है, मास नहीं भाई, चार्ज डेंसिटी, चार्ज आया, बोलो बोलो बोलो। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो के क्यू की जगह पे लिख दोगे 4/3 पाई आर का क्यू इंटू में आर अपॉन में आर का क्यू। फायदा क्या, आर का क्यू कैंसिल हो। अगर आप के को सोचो तो इसको भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4/3 पाई इंटू में आर। बोलो 4 पाई में कैंसिल आउट, तो बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला आ जाता है। रो भी रहेगा भाई, रो कहाँ छोड़ दिया तूने, तो रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। आर इज द दूरी फ्रॉम द सेंटर, आर इज द दूरी फ्रॉम द सेंटर, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। ठीक है, क्या ये फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ड्यू टू जो लार्जर स्फीयर है उसके कारण, ड्यू टू लार्जर स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो इंटू में L1 अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये L1 वेक्टर कर दो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में ही ऐसे आता है, इवन बोल देता। और ड्यू टू स्मॉलर के कारण क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉलर, ये फॉर्मूला कहां से लाया, क्या समझ में आया, अभी जस्ट डिराइव किया था। ड्यू टू स्मॉलर क्या हो जाएगा, E2 मान लो, और ये हो जाएगा रो L2 अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो L2 क्यों, इसको ऐसा करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E2। अब एक हमने मिस्टेक किया, सोचो क्या मिस्टेक, मिस्टेक्स पकड़े। तो मिस्टेक हमने ये किया कि ये जो था ये तो पूरे स्फीयर के कारण था, यहां पर भी चार्ज है उसको भी हमने मान लिया और उससे कारण लिखा। तो जब ये लिखोगे तो ये डायरेक्शन ऐसे ना होके कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि वो माइनस वाला है, प्लस वाला तो ये लिख दिया, और माइनस वाला जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा E1 माइनस में E2, नेट कितना होगा E1 माइनस में E2। और अगर आप देखोगे तो रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर, L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर। सोचो क्या ऐसा लिख सकते हैं, L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर, बोलो कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर जब लिखोगे तो ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, कंसीडर ट्रायंगल, कौन कौन सा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये तो है इधर की तरफ में L1 वेक्टर, और ये है इधर की तरफ में L2 वेक्टर, है कि नहीं, और ये इधर से इधर R वेक्टर। तो अगर आप ट्रायंगल फॉर्मेट में लिखोगे तो R वेक्टर प्लस में L2 वेक्टर, R वेक्टर प्लस में L2 वेक्टर इज इक्वल टू L1 वेक्टर, है कि नहीं है,
आर वेक्टर प्लस में L2 वेक्टर इज इक्वल टू में L1 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। नहीं, अगर आपने वेक्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 0, उसमें मैंने ऐसा बताया है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 वेक्टर माइनस में L2 वेक्टर। और अगर आप उस फॉर्मूले की तरफ में देखेंगे, अगर आप उस फॉर्मूले को देखेंगे रो अपन में 3 एप्सिलॉन नॉट, तो L1 माइनस L2 वेक्टर को लिख सकता हूं आर वेक्टर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक। अब एक खासियत है, आर जो है वो कांस्टेंट है। इसको देखो, क्या इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई आपने कैविटी बना दिया, तो एक क्वेश्चन के लिए तो कैविटी की दूरी दोनों को सेंटर से क्या कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो क्या। तो ये जो है कांस्टेंट, ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। रो भी कांस्टेंट, फिर भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी इज कांस्टेंट, इन द कैविटी इज कांस्टेंट। तो ये रहा बेसिक। और डायरेक्शन जो है वो आर वेक्टर की तरफ में, आर वेक्टर की तरफ में डायरेक्शन है। आर वेक्टर जिधर सीधे, आर वेक्टर जो था बड़े वाला से लेकर छोटे वाला की तरफ होता है। ऐसे भी देख लो कि E1 वेक्टर इधर है और E2 वेक्टर इधर है, तो भाई E नेट तो इधर ही आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होती है। और इस वाले लाइन पे न जाने कितने सवाल बने हुए हैं, आप लास्ट ईयर के जेईई के सवाल को देखना तो आपको और भी समझ में आएगा। लास्ट ईयर जेईई के सवाल को जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से ऐसे किया जाता है। ई नेट जो का इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कैविटी इज कांस्टेंट। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो इस बात को। तो मैं इसको हटाता हूं। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी, सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। लेकिन कैपेसिटर को समझने से पहले हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। किसको समझेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं कैसा होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या आप ये जानते हैं कि प्लेट होता क्या है। एक प्लेट कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई है पेजेज, अगर हमारे पास होता तो मैं बता पाता कि मान लीजिए कि ये कॉपी है कुछ इस तरीके से, ये हुआ प्लेट। और प्लेट पे चार्जेस जब रखो, कंडक्टर है, तो जब चार्ज इस पे जब दोगे तो कुछ इस साइड भी चार्जेज आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और कुछ इस साइड भी चार्जेज आ जाएंगे ऐसे ऐसे प्लेट पर। तो प्लेट पर दोनों साइड चार्जेज आ जाएंगे कंडक्टर होने के वजह से। क्योंकि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें हमने ये सीखा है कि अगर कोई कंडक्टर है और जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर की काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट या फिर प्लेट में कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए मैंने हेडिंग भी डाला है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट। तो प्लेट के कारण अगर चार्जेस इस पे है इस तरीके से, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है।
ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से कोई मतलब इसको नहीं है। कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर। और है ये इनफाइनाइट। अब देखो रियल में इनफाइनाइट तो होता नहीं है। मान लीजिए कि कॉपी प्लेट है, ये बिल्कुल प्लेट है ऐसा, तो अगर ये कॉपी प्लेट है तो इसके पास में इसका अगर डिस्टेंस से देखो तो कम से कम तो होगा मेरे अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर तो होगा, 3 6 9 तो 10 सेंटीमीटर तो है। अब यहां से तुम 10 सेंटीमीटर ये है और 2 mm पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऑब्वियस बात ये 2 mm उस प्लेट के एरिया ऑफ प्लेट के डिस्टेंसेज विथ के अकॉर्डिंग क्या बहुत ही कम है। तो भाई 2 mm के अकॉर्डिंग वो तो प्लेट तो इन्फानाइट हो गई, 2 mm के अकॉर्डिंग प्लेट क्या होगी? इन्फानाइट। तो हम लोग क्या मानते हैं कि इन्फानाइट प्लेट है, रियल मूव इन्फानाइट होती नहीं है। देखिए स्मॉल डिस्टेंसेज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है और ये मान के चलते हैं कि प्लेट कैसी है? इन्फानाइट। तो रियल में ये होता है। अब आप इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं हटाता हूं इसको और इसके आगे की कहानी बताता हूं। अब हमने क्या किया कि 2 प्लेट रखा, एक यहां पर और एक यहां पर, बीच में गैप देने का मतलब क्या हुआ? तो वहां पे मटेरियल है, वहां पर क्या है? मटेरियल है। हमने एक Q1 दे दिया, इसको दे दिया कितना? Q2 चार्ज दिया, गिवन गिवन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर तुम चार्ज दोगे तो Q1 चार्ज चल जाएगा इस पे और Q2 चार्ज आ जाएगा इस पे। ऐसा कुछ नहीं होता। Q1 या फिर प्लेट 1 से प्लेट 2 पर चार्जेस जंप नहीं कर सकते। ये पूरे थ्योरी ऑफ कैपेसिटर की तरफ एंट्री की है। तो कैपेसिटर पूरे थ्योरी में चार्जेस कभी जंप नहीं कर सकते, या फिर ये चार्जेस इस प्लेट पर भी जंप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? लेकिन ये हो सकते हैं कि कंडक्टर की एक थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है कि अगर आप चार्ज किसी कंडक्टर को देते हो तो टोटल के टोटल चार्जेस जो है वो आउटर सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मान लीजिए कि Q1 जो है तो इसमें कुछ आ गया चार्जेस, कुछ चार्जेस इस पे आ गई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी तरीके से Q2 भी है, कुछ चार्जेस यहाँ पे आ गई और कुछ चार्जेस यहाँ पर आ गए, हो गया। बहुत ही बेसिक है। अब ये चार्ज कितना आया हमको नहीं मालूम, ये चार्ज कितना आया हमको नहीं मालूम, ये चार्ज कितना आया हमको नहीं मालूम, ये चार्ज कितना आया हमको नहीं मालूम। लेकिन एक चीज मालूम है कि अगर मैं इसको Q1 मान लूँ, इसको Q2 मान लूँ, तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल Q1 के बराबर। और इसी तरीके से अगर मैं इसको Q3 मान लूँ और Q4 मान लूँ तो इन दोनों को ऐड किसके बराबर होना चाहिए? Q2 के बराबर। अब आई हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q4। इसके बाद 4 अननोन है। कितने अननोन है? 4। तो हमको कितने इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो हमको मिल गया कि Q1 प्लस में Q2 भाई साहब कितना है? कैपिटल Q1। और Q3 प्लस में Q4 कितना है? कैपिटल Q2। तो वी फाउंड 2 इक्वेशन, बट आई नीड 2 इक्वेशन मोर। तो चलते हैं कुछ तलाश करते हैं इक्वेशन कैसे बनाया जाए, है कि नहीं। तो इक्वेशन को बनाने के लिए हमने सोचा कि इस पॉइंट जो है, इस कंडक्टर के अंदर जो पॉइंट ए है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, क्योंकि कंडक्टर है। उसी तरीके से अगर मैं ये पॉइंट बी को मान लूं तो इस पे एट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका मतलब कि अगर तुम इस प्लेट को ध्यान दोगे, इस प्लेट के 2 भाग हैं, तो Q1 वाले को ध्यान दोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किधर? E1 इधर। Q2 के कारण किधर आ जाएगा? इधर। इस Q3 कारण किधर आ जाएगा?
इधर, इसके ऊपर का कान किधर आ गया, होगा कि नहीं होगा, सोच कर बताओ। क्योंकि सारे प्लेट पे चार्ज है, तो सारे प्लेट पे चार्ज, तो सारे चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, दूर जाती है। जब दूर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको उधर में रिपल्सन कर देगा, तो रिपल्सन कर लिया, सिंपल। तो इसका मतलब कि E1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, E2 प्लस में E3 प्लस में E4 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? ऑब्वियस बात है, आ गई होगी। चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर Q1 तो इस साइड है ना भाई। अब देखो ना, इसको मानो Q1, तो Q1 तो ये साइड है और Q2 तो इस साइड है, प्लेट तो बीच में है, तो इससे कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, समझ रहे हो? इससे कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उधर ही होगी। तो E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, इसको हम लिख देंगे चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन में एरिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमने सारे प्लेट का एरिया ए लिया, सारे प्लेट का एरिया क्या लिया, ए लिया। अब चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो और लेके कैलकुलेट करके मारते रहो, बस यही है। तो E1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा सिग्मा वन नहीं, Q1 अपॉन में ऐसे करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है सिग्मा 3 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें नहीं मालूम ना कि किस पे चार्ज कितना है, तो सिग्मा भी सबका अलग अलग होगा। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बचा क्या, बचा जो सिग्मा 1 इज इक्वल टू में सिग्मा 2 प्लस में सिग्मा 3 प्लस में सिग्मा 4। अब सिग्मा 1 कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन में एरिया। Q1 इज इक्वल टू में Q2 अपॉन में A प्लस में Q3 अपॉन में A प्लस में Q4 अपॉन में A ने A को भी मार दिया, तो Q1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2। ये इक्वेशन नंबर कितना था, 1। और ये इक्वेशन नंबर कितना था, 2। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा भाई, 3। ये थर्ड इक्वेशन, 2 इक्वेशन तो ऊपर हुआ ना भाई। क्या आ रही है बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे बताता हूँ बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे और किस तरह के इक्वेशन जनरेट हो गए हम उसको देखेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले पोर्शंस को, आई होप कि आपने नोट कर लिया। चलिए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पर जब जीरो करोगे तो यहां पर देखो Q4 को देखो, तो Q4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो दूर जाएगी तो इधर होगा E4, और इसके कारण E3 के कारण इधर हो जाएगा, E2 के कारण इधर हो जाएगा, और E1 के कारण भी इधर हो जाएगा। हमने तीनों को लिख दिया, तो मतलब E4 इज इक्वल टू में E1 प्लस E2 प्लस में E3। आप उसी तरीके से करोगे तो हो जाएगा Q4 इज इक्वल टू में Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। कितने इक्वेशन है, 4। ये हो जाएगा 4, फोर्थ इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या था, Q1 इज इक्वल टू में Q2 प्लस Q3 प्लस में Q4। ये थर्ड इक्वेशन थी। कितने अननोन है, 4। इक्वेशन टोटल कितने हो गए, 4। जब सॉल्व करोगे तो आपको सारे के सारे आंसर मिल जाए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 इक्वेशन को सॉल्व करना ऑब्वियस है टाइम लगेगी। तो मैं एक काम करता हूं, तो मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं कि चारों जब इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं वो भी लिख देता हूं डायरेक्ट। if you solve all equation you will get Q1 is equal to में Q4 और वो होता कितना, Q1 प्लस में Q2 बाई में 2 और Q2 इज इक्वल टू में माइनस में Q3। क्या है मामला, मैं दिखा देता हूं कि आपके पास प्लेट है कुछ इस तरीके से, तो आपने Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, तो देखा कि बाहर वाले जो सरफेस है वो दोनों पर इक्वल आ रहे हैं, और वो आ कितना रहे, Q1 प्लस में Q2 बाई में 2। इस पर कितना आ रहा है, Q1 प्लस में Q2 बाई में 2।
अब समझो ये छोटी सी बेसिक सी कॉन्सेप्ट है कि अगर एरिया सेम रहे, अगर प्लेट के एरिया क्या रहे, सेम रहे, तो अगर आप चार्ज दोगे Q1 और Q2, तो टोटल का सम और उसका हाफ, टोटल सम कितना हो गया Q1 प्लस में Q2, और उसका हाफ कितना हुआ Q1 प्लस Q2 बाई में 2, वो बाहरी सरफेस पे आती है हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी केस, टोटल का सम हाफ बाहर आता है, तो अंदर कितना बच जाएगा? तो भाई Q1 जो है, Q1 का इतना पार्ट तो इधर आ गया, तो इस पे जो बचेगा वो कितना बचेगा? Q1 माइनस में Q1 प्लस में Q2 बाई में 2, यही बचेगा। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 बाई में 2, ये Q2 का वैल्यू आ गया। और Q2 का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा है, इसको जब इस प्लेट पर कितना आ जाएगा इसका माइनस, तो वो हो जाएगा Q2 माइनस में Q1 बाई में 2। ये बहुत ही आसान मेथड है कि टोटल का सम हाफ तो इधर आ गया, तो जो बच जाएगा वो इस पे आ जाएगा, और इस पे जाएगा उसका उल्टा इस पे आ जाएगा। तो ये रहा, ये आपको कॉन्सेप्ट तो यही है कि टोटल का सम हाफ जो है, टोटल का सम हाफ बाहर आएगा। कब आएगा? जब प्लेट एरिया सेम हो और वो पैरेलल प्लेट हो, प्लेट एरिया सेम हो और वो कैसा है? पैरेलल प्लेट। ऐसे कुछ एंगल पर भी दे देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पैरेलल प्लेट हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल करके देख देते हैं कैसा होगा। नोट कर लिया आपने? करने तो डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस पे 3 क्यू दिया, इस पे 6 क्यू दिया। अब बताओ इस वाले पे कितना आ जाएगा? तो 6 और 9, 3 क्यू प्लस में 6 क्यू कितना हो गया? 9 क्यू। और हो जाएगा कितना यहाँ पर? तो 9 क्यू, 3 क्यू प्लस में 6 क्यू, तो ये हो जाएगा कितना? टोटल हो गया 9 क्यू। और 9 क्यू का हाफ कितना हो जाएगा? 9 क्यू का हाफ कितना हो जाएगा? 4.5 क्यू। 4.5 क्यू तो इसी पे आ गया, इस पे कितना हो जाएगा? 4.5। ये तो बहुत आसान है। तुम बताओ इस पे कितना हो जाएगा? तो 3 क्यू में से 4.5 क्यू तो चला गया कहाँ पर? उस पे, तो कितना बच जाएगा? माइनस में कितना? 1.5 क्यू, तो इस पे आ जाएगा माइनस में 1.5। अगर वो 1.5 क्यू इसका उल्टा माइनस है, तो इसका माइनस कितना हो जाएगा? प्लस में 1.5। अब तुम देखो, ऐड करके देखो, ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए पैरेलल प्लेट, हो गए 4 डिस्ट्रीब्यूशन। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, अगर इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे चक्कर में। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, टोटल का सम आधा 3 क्यू प्लस 6 क्यू 9 क्यू, 9 क्यू का आधा 4.5 क्यू, 4.5 क्यू 4.5 क्यू इधर दे दिया। अब इस वाले पे कितना होगा? तो 3 क्यू में से तूने माइनस कर दिया 4.5 क्यू, तो एक साइड दे दिया, तो बचा क्या? इस पे कितना आ गया होगा? माइनस में 1.5। सोचो, अब देखो तो सम करके क्या 6 क्यू आया? देखो तो सम करके क्या 3 क्यू आया? 3 क्यू आया। चार्ज जंप नहीं किया। अगर तुमको लग रहा है कि भैया सारे 4.5 क्यू कैसा आ गया, जंप नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हुआ कि आपको थोड़ा अचंभा कर देगा, साला ये इससे कैसे हुआ? अभी भी नेट चार्ज उतना ही है। एक और देख लेते हैं, इसको हटाता हूं। एक है इस पे मान लीजिए कि 2 क्यू दे दिया, और इस पे दे दिया मान लीजिए कि माइनस में 4 क्यू दे दिया। अब बताओ टोटल का सम हाफ कहाँ हो गया? बाहर। तो 2 क्यू माइनस 4 क्यू कितना हो गया? -2। -2 क्यू का हाफ कितना हो गया? -q और -2। चलो -q आ गए, देखो -4 क्यू में से -q यहाँ पे आ गया, तो -3 क्यू यहाँ आ गया होगा। अगर -3 तो +3 क्यू यहाँ आ गया होगा। सिंपल। इस पे निकालो तो इसका माइनस इधर आ जाएगा, इस पे निकालो तो इसका माइनस इधर आ जाएगा। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अब एक चीज और है कि फाइनल सेटअप, अगर मैं इसको Q दे दूं और इस पे -q दे दूं, तो बताओ इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? तो तुम बोलोगे सर 0 आएगा। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो ये चार्ज जाएगा कहाँ?
ये चार्ज पूरे के पूरे चार्ज कैपिटल Q इस पे चला जाएगा और ये इसका उल्टा -Q इधर आ जाएगा। और दिस सेटअप को कहते हैं, ये सेटअप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे देना किसी पैरेलल प्लेट पर, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि बाहर चार्जेस नहीं आती, अंदर ही रह जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो होती है वो अंदर ही होती है, अंदर से प्रोड्यूस होती है, अंदर ही टर्मिनेट होती है। ये सब का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आती है। देखो -Q है, -Q है, बाहर है। क्या इसका बाहर है? नहीं। तो ऐसे सेटअप को बोला जाता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रियल लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसको पढ़ना ना छोड़ें। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं ये मानता हूँ कि लेक्चर्स लंबे हुए हैं, नंबर्स ऑफ लेक्चर क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन किसके लिए बढ़ी है? क्या हमारे लिए बढ़ी? क्या उस गधेरे के लिए बढ़ी जो पढ़ना नहीं चाहता है? किसके लिए बढ़ी? आपके लिए, जो पढ़ना चाहते हैं। तो आप इसके लिए डोंट वरी कि लेक्चर्स लंबी हो गई है, चाहे नंबर्स ऑफ क्वांटिटी बढ़ गए लेक्चर्स के, हम आपको पूरा फिजिक्स सिखा कर रहेंगे, चाहे नंबर्स ऑफ क्वांटिटी जितनी हो, डज नॉट मैटर। हम शॉर्ट में नहीं करेंगे, टाइम पास हम यहाँ पे नहीं करने आए हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको फिजिक्स सिखाऊं। मेरा मकसद यही है कि फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को सिखाऊं। मेरा मकसद यही है कि आपको सिलेक्शन करवा के रखूं। फिजिक्स के बदौलत से इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फिजिक्स को लेकर वो फेल कर जाते हैं, उनके मार्क्स नहीं आ पाते। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आए, मेरा मकसद ये है कि आपके पढ़ाई को अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स नहीं अच्छे मार्क्स आए। तो हम इसी होप के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप हमारे DPP को एंजॉय करते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट होता हो तो आप हमें मेल कीजिए rcp/ck@gmail.com, और आप विदिन 2 आवर्स के अंदर में अपना सॉल्यूशन पाइए, अपने प्रॉब्लम्स की क्वेरी पाइए, सॉल्यूशन पाइए, रिजोल्यूशन पाइए, जो भी है वो सब मिलेगा आपको उस सिंगल से मेल पर। तो आप मेल हमें कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।